Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. So first question for today is public member bill and private member bill. तो किसी भी लेजिस्लेशन के लिए जब कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ बिल. वन इज पब्लिक मेंबर बिल, अदर इज प्राइवेट मेंबर बिल. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज, है ना. सो सिंपल सा डिफरेंस है. देखो, जो पब्लिक मेंबर बिल होता है इट इज़ अ बिल इंट्रोड्यूस बाय एन एमपी विच इज़ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब एमपी जो मिनिस्टर है ना, गवर्नमेंट मतलब कि मिनिस्टर. मैं ये नहीं बोल रहा कि जो पार्टी मेजॉरिटी में है. सिंपल सा डिफरेंस समझिए. गवर्नमेंट में जो है मतलब कि मिनिस्टर हैं, है ना. प्राइवेट मेंबर बिल बाय एन एमपी हु इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब नॉट ए मिनिस्टर, है ना. गवर्नमेंट तो वो होती है ना जो आपके मिनिस्टर्स होंगे सारा, है ना. अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो अगर बीजेपी की मैं बात करूँ तो बीजेपी का वो एमपी विच इज़ नॉट अ मिनिस्टर विल बी कंसिडर्ड अ प्राइवेट मेंबर. अगर वो बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो दैट विल बी प्राइवेट मेंबर बिल. ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ना. तो ऐसा मत सोचना कि एमपी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट मतलब कि जो पार्टी इज फॉर्मिंग गवर्नमेंट, नहीं. जो मिनिस्टर्स हैं, जो एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव का पार्ट है ना. एंड द सेकंड थिंग इज, देखो जब ये बिल्स इंट्रोड्यूस करने होते हैं तो कुछ इंट्रोडक्शन से पहले, मतलब हाउस में इंट्रोडक्शन से पहले नोटिस देना होता है. तो पब्लिक मेंबर जो बिल होते हैं उसके लिए 7 दिन एडवांस में नोटिस देना होता है, और प्राइवेट मेंबर के लिए आपको 30 दिन, 1 मंथ पहले आपको नोटिस देना होता है. ये इसलिए देते हैं ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि कुछ ऐसा इशू रेज होने वाला है पार्लियामेंट में, तो उसको लेके कुछ अपने रिस्पॉन्सर या वो सब वो इस हिसाब से देख पाए, है ना, अपना स्टैंड. तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विशेस अ पब्लिक बिल. सिंपली पब्लिक बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, बिल्कुल गलत. दोनों हाउसेज में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. प्राइवेट मेंबर्स बिल इज इंट्रोड्यूस, नहीं, गलत, है ना. पब्लिक मेंबर बिल होता है बाय मिनिस्टर. पब्लिक बिल रिक्वायर्स 1 मंथ, नहीं. पब्लिक बिल के लिए 7 दिन. प्राइवेट मेंबर बिल्कुल सही है ना. तो डी ऑप्शन. आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की जो रिपोर्ट है ऑन द यूज़ ऑफ डोपिंग सब्सटेंसेस वर्ल्ड वाइड इन स्पोर्ट्स एंड ऑल एंड या डोपिंग वायलेशंस, उसमें इंडिया का रैंक आपका फॉर द थर्ड टाइम कंजिकेटिवली, तीसरी बार ऐसा हुआ है, तीसरे रेगुलर साल में इंडिया हैज़ टॉप्ड दिस रैंकिंग, है ना. तो इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ डोपिंग वायलेशंस 3 years कंजिक्यूटिवली एज पर दिस रिपोर्ट, है ना. ये आपको पता होना चाहिए रैंक का भी, और ये आपको एंटी डोपिंग रिपोर्ट का आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज, अच्छा ये तो आपको पता ही होगा ना डोपिंग क्या होता है. डोपिंग मतलब वैसे स्टेरॉइड्स या वैसे सब्सटेंसेस जो आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करें. जनरली स्पोर्ट्स में ये सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है ना, बाय एथलीट्स या बाय आपका स्पोर्ट्समैन, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर पाएँ, है ना. तो इसको लेके कंसर्न होते हैं, इसीलिए एंटी डोपिंग, है ना. तो इंडिया में भी जो नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये आपका बनी थी अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860. ये आपको पता होना चाहिए ना. टू रेगुलेट ऑल दीज डोपिंग रिलेटेड सिनेरियोज एंड टू प्रमोट डोपिंग फ्री स्पोर्ट्स इन इंडिया, है ना. आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज एनडीपीएस एक्ट ऑफ 1985, नेशनल ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट. साइकोट्रोपिक मतलब कि जो ब्रेन का फंक्शन को ऑल्टर करें, मूड एलिवेशन, ये सब चीज़ें ना जो भी यूज़ करते हैं इलीगल ड्रग्स जो होते हैं. तो आपको पता होना चाहिए नार्को में, है ना. तो क्या प्रोहिबिट करता है, तो एनडीपीएस एक्ट 1985 प्रोहिबिट्स एनी पर्सन फ्रॉम प्रोड्यूसिंग, पजेसिंग, सेलिंग, परचेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग, कंज्यूमिंग एनी काइंड ऑफ नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस. ये आपको पता होना चाहिए. हर तरह की एक्टिविटी इस स्पेक्ट्रम में ना. तो पोजेशन भी और कंजम्पशन भी, ट्रांसपोर्टेशन भी, ठीक है, प्रोडक्शन भी, सेल भी, परचेज भी, ठीक है, स्टोर करना भी, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें आपको पता है. तो ऑल ऑफ द अबव सबको प्रोहिबिट करता है ना एनडीपीएस एक्ट. नेक्स्ट इज बीबी ग्राम जी बिल. बहुत बार बता चुका हूँ मैं लगातार कुछ ही दिनों में इन वीडियोस में. सो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल ऑफ 2025, बहुत बार बता चुका हूँ. टू चेंज द नेचर ऑफ एमजी नरेगा, है ना. सो इट विल रिप्लेस द एमजी नरेगा एक्ट ऑफ 2005, है ना. ये आपको पता होना चाहिए. क्या क्या चेंजेस होंगे मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ. सबसे पहला तो सेंटर स्टेट फंडिंग रेशो पहले जो 90-10 था वो 60-40 कर दिया जाएगा. वर्क डेज 100 से 125. और पहले क्या होता था, जैसे आपने वर्क के लिए अप्लाई करा, अगर आपको 15 दिन के अंदर वर्क प्रोवाइड नहीं होता तो आपको जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो था एक कंपलसरी था इस एक्ट के अंडर, है ना. जो भी इंसान वर्क चाहता है अगर उसको वर्क प्रोवाइड ना कर पाए तो ये आपको पता होगा, है ना. और इसमें क्या था कि आपका जो ये एक तरह से जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपका एक तरह से इन सब चीज़ों को देखती थी, है ना, ओवरसी करती थी. लेकिन अब ये सेंटर के कंसोलिडेशन में है और फ्लेक्सिबल फंडिंग को रिमूव करके कैप्ड फंडिंग, है ना, फिक्स्ड फंडिंग,
तो और आपका नेचर जो है एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे पहले होता था डिमांड ड्रिवन कि जिसको जॉब चाहिए सबको दो, अब है सप्लाई ड्रिवन कि जितनी जॉब अवेलेबल हो सकती है एज पर द फंडिंग प्रोवाइडेड बाय सेंटर उतनी ही मिलेंगी, चाहे कुछ लोग जो है उनको जॉब ना मिले, है ना। तो इंक्रीज इन दिस बिल्कुल सही, 60-40 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है 15 दिन वाला उसको हटा दिया गया है एंड ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो आपको समझ आता है। नेक्स्ट इज 73rd, तो आपको पता ही होगा 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इनसे क्या था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए आपका स्टेप्स लिए गए थे। यहाँ पे आपका जो, मैं अगर रूरल की बात करूँ और यहाँ पे अर्बन जो म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या था कि एक तरह से इनको अथॉरिटी दी जाए कि लोकल डेवलपमेंट जो है, लोकल डेवलपमेंट वो कैसे हो उस पर ये डिसाइड कर पाएँ, जो आपका रूरल लेवल पे पंचायतें और अर्बन लेवल पे म्यूनिसिपैलिटीज़, है ना। तो प्राइमरली एम्पावर्स द पंचायत्स टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट द लोकल डेवलपमेंट। तो आपको पता होगा शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12, 11 रूरल के लिए, 12 अर्बन के लिए, वो सारे सब्जेक्ट्स जिन पे आपका रूरल और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है लेजिस्लेशन कर सकती है या जिस पे अथॉरिटी है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज अ बिग बर्ड हैबिटेंट ऑफ ग्रासलैंड्स एंड सेमी एरिड रीजन्स, है ना। एंड इसके बारे में आपको पता होना चाहिए IUCN स्टेटस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड जो आपका WPA 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 उसके शेड्यूल 1 में है। तो यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि वर्मिन एनिमल्स आर इन विच शेड्यूल ऑफ द WPA 1972, आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट इज CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कंपनीज जो भी रिसोर्सेज यूज़ करके अपना प्रॉफिट करती हैं वो उनके खुद के नहीं होते, वो पूरे उस पर सभी इंसानों का अधिकार है, जो भी पब्लिक है। तो पब्लिक रिसोर्सेज होते हैं, इसीलिए उनसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो पे बैक करें टू द पब्लिक एज वेल एज टू द नेचर विच दे आर यूजिंग। तो इसीलिए एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, इसमें क्या होता है, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, उतना आपको उन कामों में लगाना होता है जो सोसाइटी के मतलब डेवलपमेंट के लिए हो, है ना, या एनवायरनमेंट को लेके। इसमें अपने पर्सनल कंपनी के काम नहीं हो सकते, है ना, ये कॉमन सेंस है, ठीक है, जिससे मतलब सोसाइटी का फ़ायदा हो। अच्छा, ये किस किस को देना पड़ता है, सबसे पहले तो CSR किस एक्ट के अंदर गवर्न होता है, तो ये आपका होता है कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 लिखा हुआ है। इसमें कंडीशन क्या क्या होती हैं, इसमें 3 कंडीशन होती हैं। ऐसी कंपनीज जिनका नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, और या तो नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा, इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन और की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको CSR का रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। आपने कंपनी लेवल पे कमेटी बनानी पड़ती है CSR के लिए, सब, है ना। तो एनी वन ऑफ द अबव, है ना, तीनों ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड करी हैं। व्हाट इज़ द मैंडेटेड 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स, है ना। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज़, आपको पता होगा इंस्पिरेशन USSR सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड मतलब आपका बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, स्वर्ण सिंह कमेटी, है ना। एंड ओरिजिनली 10 थे और एक ऐड हुआ बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2002, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी एक ऐड करी गई फॉर द पेरेंट्स और गार्जियंस कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, उनको भेजें, है ना। क्योंकि आपको पता है इसी में आपका RT लाया गया था, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंस्पायर्ड बाय USSR, है ना। नेक्स्ट इज इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़, आपको पता होगा IIP में आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं तो वो कौन कौन सी आपको पता होना चाहिए, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, है ना, फिर आपका फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये सारे आपको पता है ना। इसका हम जो इंडेक्स निकालते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इनमें क्या ग्रोथ है, किस तरह की इंप्रूवमेंट है, क्या सिनेरियो चल रहा है करंटली, है ना। मंथली लेवल पे ये पब्लिश होता है। पब्लिश कौन करता है, इट इज़ पब्लिश्ड या फिर इट इज़ मेड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र टू मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ठीक है, तो कोल भी है, क्रूड ऑयल भी है और आपका फर्टिलाइजर्स भी हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, है ना। नेक्स्ट, द ICI इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, है ना। नेक्स्ट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSI, है ना। इट इज़ एस्टेब्लिश्ड अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006।
ये आपको पता होना चाहिए सिंपली, है ना। किस मिनिस्ट्री के अंडर है? हेल्थ मिनिस्ट्री, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कॉम्पोजिशन क्या है? चेयरपर्सन प्लस 22 मेंबर्स, जिसमें से 1/3 मस्ट बी वेमेन, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, PCMA, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006, जिसमें ये 2 एज, है ना, इससे ज़्यादा पे ही मैरिज हो सकती है फॉर फीमेल एंड फॉर मेल। तो क्या आपको पता होना चाहिए, है ना। सो that's all for the day. I hope you liked the video. If you liked the video, do like it, comment on it, share it, and subscribe to my channel. It will just keep me motivated to make these videos for you guys on a daily basis. And I will see you all in the next video.